आखिर थलपति विजय ने वो कौन सा कमाल कर दिया जिसे अटल आडवाणी से लेकर के मोदी शाह की भाजपा तक नहीं कर सकी और नायडू क्यों खुश हो रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या महज 2 महीने पहले कोई ये कह सकता था कि देश की राजनीति में, खासतौर पर तमिलनाडु में, थलपति ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो आरएसएस, भारतीय जनसंघ, अटल आडवाणी से लेकर मोदी शाह की बीजेपी तक को बौना साबित कर देंगे। मगर वो तो हो चुका है और आने वाले दिनों में ये मोदी शाह के लिए बड़ी चुनौती भी होगा। इसीलिए मैंने शीर्षक में लिखा कि थलपति ने वो कर दिखाया जिसे न मोदी कर पाया न अटल। दोस्तों, तमिलनाडु के सीएम थलपति विजय के 30 दिन का कार्यकाल, जिसमें आपने उनके आने वाले दिनों के ट्रैक के बारे में अंदाजा लगा लिया होगा। बीजेपी और भारतीय जनसंघ तो देश की आजादी के बाद से ही भारत में अपना पैर जमाने की कोशिश करती आ रही है, मगर वहां पर द्रविड़ राजनीति ने संघ और भाजपा को पैर रखने तक की जमीन नहीं दी। इसीलिए वहां की क्षेत्रीय पार्टी की उंगली पकड़कर बीजेपी चलने की कोशिश करती रही, मगर सिर्फ निराशा हाथ आई। ऐसा नहीं कि दक्षिण भारत और तमिलनाडु में दूसरे राज्यों की तरह अपने सहयोगी पार्टी को खत्म करने की कोशिश भाजपा ने नहीं किया, जमकर की, मगर हासिल क्या हुआ? सिर्फ एक बड़ा सा शून्य। जबकि दूसरी तरफ थलपति विजय ने तमिलनाडु में महज 30 दिनों में वहां पर अब तक चले आ रहे वर्चस्व वाली पार्टियों के गुरूर को तोड़कर भाजपा को आईना दिखा दिया। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीतिक विचारधारा अभी तक सबको हाशिए पर रखती हुई आई है। यहां तक कि कांग्रेस को भी वहां पर अपनी सहयोगी पार्टी के साथ ही चलने पर मजबूर होना पड़ा। बीजेपी की तो वहां राजनीतिक हैसियत ही नहीं रही। दोस्तों, थलपति विजय ने तमिलनाडु में उस विचारधारा की शुरुआत की है जिसे कई विश्लेषक नव द्रविड़वाद कह रहे हैं। लगभग 100 साल पुराना द्रविड़ विचार अब न सिर्फ चुनौतियों का सामना कर रहा, बल्कि थलपति ने उसे धराशायी होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। 27 महीने पुरानी टीवीके ने तमिलनाडु की राजनीति पर पिछले 72 वर्षों से हावी 2 बड़े दलों डीएमके और एआईएडीएमके की पकड़ को कमजोर कर दिया। न सिर्फ, बल्कि उन्हें धराशायी ऐसा किया कि जमीन से उठने की कोशिश तक नहीं कर पा रहे। विजय ने यह काम जेनजी युवाओं में डीएमके के खिलाफ बढ़ती नाराजगी, मन्नार आची मतलब राजशाही जैसे राजनीति के विरोध का फायदा उठाकर किया। और मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार के खिलाफ देश में यही स्थिति है। अब ऐसे में सवाल यह आता है कि क्या द्रविड़ राजनीति की 6ठी या 7वीं पीढ़ी का नेतृत्व इस गिरावट को रोक पाएगा? दोस्तों, सीधे शब्दों में कहूं तो क्या डीएमके की नई पीढ़ी का चेहरा उदयनिधि स्टालिन विजय की सुनामी और उस नव द्रविड़ युग की चर्चा का मुकाबला कर पाएंगे, या खुद को मुकाबले में रख भी पाएंगे, जिसे उन 5 बड़े नेताओं के नामों के साथ पेश किया जा रहा है, जिन्होंने करोड़ों वंचित तमिल के लिए सुधार किए थे? ये साफ संकेत है कि राजनीति की दिशा बदल रही है। मुख्य रास्ते से हटकर दूसरे रास्ते की ओर ऐसी पीढ़ीगत बदलाव के पीछे नई सोच काम करती है। आने वाले 10 से 15 वर्षों तक टीवीके के तमिलनाडु की राजनीति में बन रहने की संभावना है। लोग मान रहे हैं कि जिस अंदाज में, जिस तरीके से थलपति विजय की पॉपुलैरिटी रही, जैसे उन्होंने चीज़ों को कैरी किया, जिस तरीके से जनता ने उन पर भरोसा जताया, जिस तरीके से उन्होंने दूरअंदेशी वाला फैसला लेकर राहुल गांधी के साथ लेफ्ट की पार्टियों और फिर मुस्लिम लीग को साथ में रखा, उसे ऐसा लग रहा कि कम से कम 1.5 दशक तक तो टीवीके कहीं नहीं जाने वाली। अब विजय की कोशिश ये करेंगे वो कि डीएमके, एआईएडीएमके और जिला स्तर पर प्रभाव रखने वाले जाति आधारित दलों जैसे कि पीएमके, बीसी की, एनटी की, उसकी राजनीतिक ताकत को धीरे धीरे कमजोर करके हाशिए पर ढकेल दें। कई विश्लेषक ये भी मानते हैं कि अगर बीजेपी नेता के अन्नामलाई के अलग पार्टी बनाने की अटकलें सही साबित होती हैं, तो उदयनिधि के अलावा वो टीवीके के लिए एक बड़ा राजनीतिक खतरा बन सकते हैं। मगर दोस्तों, उसकी भी तोड़ थलपति विजय ने कर रखी है। आपको बताऊं कि विजय और टीवीके सीधे तौर पर द्रविड़ विचारधारा से लड़ाई नहीं कर रहे हैं,
इसके बजाय वो 5 नेताओं के नामों का सहारा लेकर उस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं जिसे नियो द्रविड़ियन विजयवाद कहा जा रहा है। और ये 5 नेता कौन कौन से हैं आप देखिए। नंबर 1 के कामराज, नंबर 2 ईवी रामासामा, नंबर 3 पेरियार वेलु नाचियार, नंबर 4 अजलाई अम्माल और नंबर 5 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब ऐसे में सवाल ये है कि टीवी के द्रविड़ पहचान को कैसे बदलेगी। जहां तक मुझे लगता है कि फिल्मी दुनिया से आए नेताओं ने धीरे धीरे पारंपरिक द्रविड़ मॉडल को कमजोर करने में बड़ी भूमिका निभाई है। ये कहानी इस बात की भी है कि पिछले 50 वर्षों में द्रविड़ विचारधारा कैसे कई हिस्सों में बढ़ती चली गई। द्रविड़ आंदोलन की मूल संस्था से कई दल निकले, डीके, डीएमके, एआईएडीएमके, एमडीएमके, डीएमडीके, एमएमके। इतना ही नहीं, तमिलनाडु में फिल्मी सितारों ने अपने प्रशंसकों को सफलतापूर्वक वोट बैंक में बदला और इसी प्रक्रिया में उन्हें कट्टर द्रविड़ विचारधारा से भी धीरे धीरे दूर ले गए। उन्होंने सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान की मशाल को जलाए रखा और यह भी सुनिश्चित किया कि वंचित वर्गों के लिए आरक्षण 69% तक बना रहे। लेकिन उन्होंने आंदोलन की दिशा भी बदल दी। कई बार द्रविड़ विचारधारा अपनी मूल राह से भटकी भी। दोस्तों, आप देखें कि 1972 में एमजी रामचंद्रन, जिन्हें एमजीआर के नाम से जाना जाता है, एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने साबित किया कि द्रविड़ नेता होने के साथ साथ कोई व्यक्ति भगवान में आस्था रखने वाला भी हो सकता है। उन्होंने 17 अक्टूबर 1972 को एआईएडीएमके की स्थापना की। 1977 में मुख्यमंत्री बने। एक और फिल्मी सितारा जयललिता राजनीति में आई। 1991 में मुख्यमंत्री बनी। उनके उभार ने द्रविड़ राजनीति की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। उनके करिश्मे ने 2016 तक 6 कार्यकालों तक उनकी राजनीतिक पकड़ को मजबूती से बनाए रखा। और इस बीच में एक और फिल्मी हस्ती विजयकांत ने 14 सितंबर 2005 को डीएमडीके बनाई। कुछ हद तक द्रविड़ संस्कृति को कमजोर पड़ने को रोकने की कोशिश भी की। और अब सी विजय जोसेफ यानी कि थलपति विजय ने एमके स्टालिन की डीएमके को चुनौती दी है और 7 दशक से चली आ रही द्रविड़ राजनीतिक पकड़ को सीधे चुनौती दे डाली। विजय ने पेरियार और अंबेडकर की सामाजिक न्याय की विरासत की नई व्याख्या पेश की और इसके साथ ही विजयवाद को आगे बढ़ाया। दोस्तों, टीवी में ब्राह्मणों को जगह देना एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि विजय थलपति विजय ने इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों के लिए संघ भारतीय जनता पार्टी को यहां से दूर ही रखने के लिए दरवाजा और खिड़की ना खुले, उन्होंने सामाजिक ताने बाने का भी सहारा लिया। जैसा कि ना अपने आप को बताया कि ब्राह्मणों को जगह देने का एक बड़ा बदलाव वाला रास्ता अपनाया। ऐसा लगता है कि विजय ने जयललिता से प्रेरणा ली, जो वटकलई अयंगर ब्राह्मण थी, जिन्होंने सफलतापूर्वक एक द्रविड़ पार्टी का नेतृत्व किया। विजय ने अपनी सरकार में ब्राह्मणों को मंत्री बनाया, यहां तक कि हिंदू धार्मिक धर्मार्थ बंदोबस्त जैसे संवेदनशील विभाग भी दिए। 8 दलितों को भी महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि अक्टूबर 2024 में टीवीके की शुरुआत करते समय विजय ने पार्टी की जाति विरोधी धर्मनिरपेक्ष राजनीति सोच के बारे में बात की थी। कहा था उनकी पार्टी द्रविड़ राष्ट्रवाद और तमिल राष्ट्रवाद को अलग नहीं मानेगी। अब दोस्तों, 1972 और 1989 में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए थे, शायद वैसी स्थिति अब 2026 में फिर दिखाई दे रही। आज ऐसा कोई बड़ा नेता नजर नहीं आता जो द्रविड़ आंदोलन से निकले अलग अलग संगठनों को एक झंडे के नीचे फिर से एकजुट कर सके और जस्टिस पार्टी और पेरियार की विरासत को और कमजोर होने से रोक सके। ये विरासत अब निश्चित तौर पर खतरे के दौर में प्रवेश कर चुकी है। डिजिटलीकरण, जेनजी की आकांक्षाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आकर्षण नई पीढ़ी को पारंपरिक वैचारिक आंदोलनों से लगातार दूर ले जा रहा है। ऐसा लगता है कि टीवी के प्रमुख विजय थलपति सामाजिक न्याय की राजनीति में बने खाली स्थान को भरने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए वो नियो द्रविड़ियन विजयवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जाहिर तौर पर उनकी जो राजनीति है, उनकी जो बुनियाद है और शुरुआत से लेकर के अब तक उनके जो कदम है, उसने भारतीय जनता पार्टी के कदम को दक्षिण भारत या तमिलनाडु से और पीछे रहने पर मजबूर कर दिया है। तो फिर ऐसे में आगे क्या
अब इसका काउंटर क्या करेंगे शाह, देखना दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।